हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी का 2026 का जो कैलेंडर है वो आ चुका है एंड अब हमारी बारी है कि हम अपने ड्रीम को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूपीएससी 2026 में अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हैं एंड वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो 12 मंथ्स का टाइम है उसमें अपनी स्ट्रैटेजाइज कर पाएँ चीज़ें एंड क्लियर कर पाएँ अपना ड्रीम और यूपीएससी को। बिगिनर है अगर आप तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड प्रो है बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग तो भी हेल्पफुल रह सकता है। बट मेरा काम आपको यहाँ से बिगिनर से प्रो लेवल तक पहुँचाना है। आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट द प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत बच्चे प्रीलिम्स देने के बाद भी मेंस में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रैटेजी या फिर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। ठीक है, 2026 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो देखो 24 मई को है, नोटिफाइड कर दिया गया है 2026 में। अगर मैं अभी से बात करूं तो आपके पास 12 मंथ्स का टाइम है अप्रॉक्स, जून से लेकर के मई 2026 तक। जो आपका मेंस एग्जाम है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अगस्त। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 15 मंथ्स का टाइम बचता है। इतना टाइम एब्सोल्युटली सफिशिएंट है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास जीरो आइडिया है या फिर आपको नॉलेज है कुछ भी है तब भी आप मतलब क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को। देखो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी स्टार्ट नहीं करा है या फिर आप देना चाहते हैं बस एक एग्जाम यूपीएससी को, या फिर आप प्रो हैं बट तब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सैड रियलिटी में बात करूँ अगर इस एग्जाम की तो वो ये है कि प्रीलिम्स तो 4 से 5 लाख बच्चा हर साल देता है, एवरी ईयर देता है, बट मेंस जो है वो सिर्फ 12 से 15,000 14,000 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, मतलब मेंस तक पहुंचते हैं। बाकी के सारे बच्चे फर्स्ट राउंड है जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं उसमें ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो 99.9% का जो चांस है ना वो आपका फेलियर का है इस एग्जाम में, बट स्टिल फॉर द 0.1% हम तैयारी करते हैं, अपना 100% देते हैं एंड डरते नहीं है इस एग्जाम से, क्योंकि इसी आंकड़े को देख करके, इसी रेशियो को देख करके काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। बट हमें घबराना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है। देखो ये एक चार्ट है, देखो प्रीलिम्स 5 लाख बच्चा फॉर्म भरता है हर साल, बट उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में पढ़ के एग्जाम देते हैं, बाकी तो बस फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एग्जाम वो आ जाते हैं देने के लिए। बट कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने एक्चुअली में तैयारी करी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 12 to 15,000 बच्चे ही मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं एंड उसमें से भी बहुत मतलब अप्रॉक्स 1500 बच्चे to 1800 बच्चे ही जाकर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड उसमें से भी बनते कितने हैं 800 900 एंड उसमें से भी 100 बनते हैं आईएएस। ठीक है, तो ये रेशियो है, 50 में से एक बच्चा ही मेंस क्लियर कर पाता है। ठीक है, बाकी बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। मूविंग ऑन, आपके पास है 1 साल का पूरा टाइम, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, यू हैव इनफ टाइम टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, हर दिन हर ईयर के बाद यूपीएससी टफ होता जा रहा है, दिस इज ऑल्सो द सैड रियलिटी ऑफ यूपीएससी। ठीक है, उसका फोकस एरिया, उसका पैटर्न, क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस पे जाना। अभी 2025 का जो प्रीलिम्स है वो निकला, उसमें हमने पैटर्न देखा, लेंथी क्वेश्चंस आ रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा फोकस था। ठीक है, किस किस तरह से वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके होंगे। उससे पहले मुझे चाहिए या यूपीएससी आपसे डिमांड करता है आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और कॉन्फिडेंस। देखिए ओवरनाइट सक्सेस आपको किसी भी जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, पेशेंस अपने अंदर बना करके रखना पड़ेगा एंड कॉन्फिडेंस आपको तब चाहिए व्हेन यू आर सॉल्विंग पीवाईक्यूज ऑफ ईदर मेंस और फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट कंसिस्टेंसी, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है यार बच्चों, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भले ही आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं बट यू आर स्टडिंग डेली। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 16 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, ऐसा नहीं है। अब एकदम से 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पहले 3 घंटे पढ़िए, फिर आप 5 घंटे उसको एक्सटेंड करिए, फिर आप लेके जाइए 7 to 8 आवर्स। तो विद इन अ मंथ और 2 आप 7 to 8 आवर्स आप डेली पढ़ने लगोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको नहीं डिमांड करूँ कि आप 16 घंटे बैठ करके पढ़ो, अपनी तबीयत खराब कर लो, ऐसा कुछ नहीं। आप 3 आवर्स से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर आप 5 आवर्स तक जाओ, 2 घंटे एक्सटेंड करो, फिर आप जाओ 7 to 8 आवर्स और उसके बाद भी अगर आपको टाइम बचता है तो यू कैन एक्सटेंड इट टू 10 आवर्स। ठीक है, चैलेंज आपको हर दिन फेस करने पड़ेंगे। देखो ये प्रिपरेशन ऐसी है, आपको हर दूसरे दिन लगेगा कि नहीं हो रहा है मुझसे, बट उसी टाइम आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, मतलब खड़े होना है अपने लिए एंड बोलना है कि नहीं यार मेरे से होगा यार। ठीक है, हर दिन हर रात आपको एक नया चैलेंज मिलेगा। ठीक है, कि आप कल क्या करोगे, कैसे फ्रेम करोगे अपने डे को। सो यू हैव टू डिसाइड दैट, यू शुड हैव अ डेली प्लान, डेली रूटीन। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो यार देखो मैं बात करती हूँ कि 90% बच्चा जो है ना अभी प्रीलिम्स का तैयारी करने लगेगा। ठीक है, वो अभी से ही प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएगा। बट मैं हर किसी को सजेस्ट करती हूँ कि यार आप जनवरी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास फुल टाइम है कि आप मेंस की तरफ
अपना फोकस कर सकते हो। मेंस जो है वो 10% बच्चे ही सोच रहे होंगे कि यार अभी हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब अभी तक हम अपना ऑप्शनल तैयार करते हैं, एथिक्स तैयार करते हैं क्योंकि हमें मेंस तक पहुंचना है। बट जिसने अभी ये सोच लिया कि यार प्रीलिम्स पहले फोकस करते हैं, वो साल भर प्रीलिम्स के लिए पढ़ेगा, ना वो अपना ऑप्शनल तैयार कर पाएगा, ना ही एथिक्स की केस स्टडी सॉल्व कर पाएगा, एंड उसका गलती से भी अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है देन वो मेंस में अटक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बात करेंगे क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, अभी 1 ईयर इज इनफ टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में तो आपसे बोलूँगी प्रैक्टिस पर्सन को परफेक्ट बनाता है, तो आपको परफेक्ट होना है अपने पीवाईक्यू सॉल्विंग में। जब भी आप प्रीलिम्स का कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, आपने जब अच्छे से पढ़ रखा होगा, जैसे एनसीईआरटी में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी 1 जून से, तो हम एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे। जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा। सेल्फ इवेल्युएट हाउ विल बी डू? बाय गिविंग टेस्ट दोगे आप, अपने मार्क्स कट ऑफ, मतलब जो भी मार्क्स होंगे आप उसे चेक करोगे, तब तो आपको पता चलेगा। और कट ऑफ एनालाइज करोगे कि 5 साल में क्या कट ऑफ जा रही है। आप जनरल कैटेगरी, सो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी आप टेस्ट के बेसिस पे करोगे एनालाइज। ठीक है, पीवाईक्यूज पे आपका फोकस होना चाहिए। देखो पीवाईक्यूज ओरिएंटेड काफ़ी हो गया। पीवाईक्यूज में सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी जो सही आंसर है वही, नो, बट आपको जो 3 और ऑप्शन है ना, उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, कि बाकी 3 ऑप्शन में क्या है, उससे रिलेवेंट क्या चीज़ें हैं। सपोज सोहगुड़ा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो मस्की भी दे रखा है, कंगनहाली भी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मस्की की क्या इंपॉर्टेंस है, कंगनहाली की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्री प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स से पहले 24 मई को आपका प्रीलिम्स है, तो उससे पहले आपने 250+ टेस्ट लगा लेने हैं। चाहे आप ऑनलाइन करिए, चाहे आप ऑफलाइन करिए, इट्स टोटली योर चॉइस। चाहे फोटोकॉपी शॉप से परचेज करा लीजिए, चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट हो। ठीक है, तो आपको मतलब 200-250 टेस्ट तो आपको लगा लेने हैं प्रीलिम्स से पहले। मैं आपको वेग नहीं बोलूँगी कि आप 1000-1500 टेस्ट लगा लो, नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 250 टेस्ट तो आप लगा ही लीजिए। ठीक है, मतलब आपके पास 365 डेज हैं, तो अब अगर मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन भी टेस्ट लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, 200 मतलब मिनिमम में बात करूँ ना, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 200 टेस्ट तो आप प्रीलिम्स से पहले लगाओ। 250 से ज़्यादा करते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आपको मेंस के लिए भी टेस्ट लगाना है। टेस्ट वेरी गुड, बट पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करना। पीवाईक्यू से पैटर्न समझ आ जाएगा, और पीवाईक्यू के साथ में बोलती हूँ जो टॉपर्स कॉपी है ना, वो भी करना मेंस के लिए। मेंस में आपको ऑप्शनल भी आता है, तो 1-2 साल में जो भी टॉपर्स रहे हो, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसकी मैच करना, अपना आंसर और टॉपर का आंसर मैच करना, उससे सीखना। उसने कुछ कोट कर रखा हो अगर, तो उसको कोट करने की कोशिश करना। ठीक है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस और फेलियर में। करंट अफेयर पे आपकी पकड़ नहीं है देन आप फेल हो जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। भले ही प्रीलिम्स निकल गया, क्योंकि प्रीलिम्स हो सकता है तुक्के से भी निकल सकता है। ठीक है, मतलब आपने क्या पता, आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आपने सब सही आंसर टिक कर दिए हो। ठीक है, बट मेंस में फंस जाओगे आप। ठीक है, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, चाहे आप प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, क्योंकि करंट से ही टॉपिक्स आ जाते हैं। ऐसे क्या पता करंट से आ जाए, सपोज कोई इंडिया पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी जो है उससे आ जाए। करंट में क्या पोजीशन है तो आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक से रिलेट करना पड़ेगा कि पंचनद क्या है, कौन कौन सी रिवर्स है, कौन सी रिवर डायरेक्टली जो है इंडस में मिलती है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है, इसीलिए तो करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बना करके रखो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो फ्लो चार्ट है ना, चीज़ों को फ्लो चार्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, कब हुआ, फिर उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीट शीट्स इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ये चीट शीट्स ही हैं एक तरीके की, कि अगर आप फ्लो चार्ट्स बना लेते हो, आपका एक पेज है यार, उसको आपने 2 में डिवाइड कर लिया, इधर आपने कुछ किसी चीज़ का फ्लो चार्ट बना लिया, इधर बना लिया, बैक साइड भी तो है। 4 आपको टॉपिक्स एक पेज से अगर याद हो सकते हैं, और यही आपको प्रीलिम्स में काम आता है। प्रीलिम्स से पहले आप यही जो चीट शीट्स कह लो, फ्लो चार्ट्स कह लो, इन्हें ही रिवाइज करते हो। ठीक है, फिर आती है बारी सिलेबस की। सिलेबस तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। कोई पूछ दे GS 1 में क्या आता है, GS 4 में क्या आता है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, नहीं आती है। ठीक है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, कब से कब तक का क्या टाइम पीरियड है जो हिस्ट्री में पूछा जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। देखो प्रीलिम्स का सच कुछ सिलेबस नहीं है, बट मेंस का सिलेबस लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, मैगजीन में पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है GS 1 से GS 2 से रिलेटेड है, ऐसे पढ़ना है। अभी आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। जून से दिसंबर तक का टाइम जो है आपके पास, 7 महीने का टाइम है। ठीक है, 6 से 7 महीने हैं आपके पास, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है, 2025 की बात करूँ मैं, अभी 2026 में नहीं पहुंची हूँ, ये तो मैं अभी बात कर रही हूँ जो 1-2 दिन में जून लगने वाला है। ठीक है, तो जून से दिसंबर जो 7 महीने का आपके पास टाइम है ना, दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन टाइम। ठीक है, तो मैंने जो स्ट्रैटेजी है उसको 3 फेजेस में डिवाइड करा है। देखो, फेजेस में नहीं करते हो तो आप कुछ ना कुछ लैक कर जाते हो। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो ये कर लो, अपनी आपने बनाई है तो बहुत अच्छे से आप उसे मतलब मैच कर सकते हो कि यहाँ से कुछ चीज़ लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। चलो 3 फेजेस की वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं कि हम किस तरीके से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं मेन एरियाज पे एंड आगे बढ़ते हैं अपने ड्रीम को अचीव करने की तरफ। अब आप ये देख लो 3 फेजेस में जो है फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। देखो, जो हमारा फेज़ 1 है ना वो जून से स्टार्ट हो जाएगा एंड अगस्त तक चलेगा 2025 में। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। चलो, मतलब फर्स्ट फेज की पहले बात करते हैं, देन वील मूव ऑन टू द सेकंड फेज एंड देन टू द थर्ड फेज। चलो, पहला फेज बात करता है आज, जिसमें हम लोग 3 मंथ्स का टाइम है हमारे पास। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें आपको 6 to 8 आवर्स स्टडी करनी है। आप एक दिन बैठो 2-3 घंटे पढ़ो, फिर आप दूसरे दिन बैठो 5 घंटे तक स्ट्रेच करो, तो 2-3 दिन में आप सेट हो जाओगे। मतलब 7 to 8 आवर्स स्टडी करने के लिए आपको 3-4 दिन लग सकता है, तो आप मतलब सेट हो जाना अपने आप। ठीक है, कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ने की क्षमता रख सको अपने अंदर। पहला जो सब्जेक्ट हम लोग उठाएंगे ना, दैट विल बी पॉलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे। देखो, पॉलिटी में ना बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ज़्यादातर लोगों को ना पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एनसीईआरटी लेंगे 11th और 12th की। ठीक है, 11th क्लास की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली है एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड देन जब हम पहले ये कवर कर लेंगे, वील मूव ऑन टू द लक्ष्मीकांत। देखो, बहुत बच्चे बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत बहुत लेंदी बुक है, नहीं कवर कर पाएंगे हम लोग, 4 महीने लग सकते हैं कवर करने में। बट आपको पेज बाय पेज नहीं पढ़नी है, पेज बाय पेज नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आपको वो कैसे समझ आएगा, वो आपको समझ आएगा जो आप पीवाईक्यू करोगे ना प्रीलिम्स का, जब आप पीवाईक्यू करोगे, जब आप मेंस का पीवाईक्यू करोगे, तब आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको नहीं समझ आता तो मैंने एक पॉलिटी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना उसका वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और आपको साथ साथ करंट अफेयर्स भी करते चलना। हर दिन आप करंट अफेयर करोगे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिख दिया, बट हर दिन आपको करंट अफेयर तो करना ही करना है। तो पॉलिटी के लिए ये ही 3 रिसोर्सेज हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 11th की, अगर 12th की नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, बट हाँ कोशिश करना कि कर लेना। एंड देन लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है यार तुम्हारे पॉलिटी के लिए। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन हो, अगर तुमने अभी तक नहीं खरीदा है तो जो लेटेस्ट वर्जन हो वो खरीद लेना, नहीं तो फोटोकॉपी करा लेना किसी भी फ्रेंड से जो भी नए चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं। करंट अफेयर तुम्हें डेली करने हैं। ठीक है, पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है लक्ष्मीकांत को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, पीवाईक्यू से समझ आ जाएंगे। बट अगर टाइम है तो इसके लिए मैं कितना टाइम दे दूँ, 20 से 22 डेज में तुम्हें कंप्लीट करनी है। देखो, हमारे पास 90 डेज का टाइम है। ठीक है, जून से लेकर के अगस्त तक हमारे पास 90 डेज है, हर 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, 92, बट 90 डेज है हमारे पास। ठीक है, इन 90 डेज में हमें जो 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये कोर टॉपिक्स हैं। मतलब ये कर लिए तो तुम्हारा 60-70% सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब 60% सिलेबस तो खत्म हो जाता है। ठीक, अब इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th क्लास की, इससे तुम्हारा बेस बन जाएगा। ठीक है, इससे जब तुम्हारा बेस बन जाएगा ना, तब तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ोगे या फिर मृणाल सर के नोट्स पढ़ोगे या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर तुम बुक पढ़ रहे होगे, तब तुम्हें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट इससे जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ना वो करंट अफेयर रिलेटेड ही होती हैं इकोनॉमिक्स से। चाहे आप बजट ले लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ले लीजिए, तो इसमें आपको करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स शुड बी ऑन द करंट अफेयर पोर्शन। ठीक है, बजट आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, जब भी आएगा फरवरी में जो 2026 वाला बजट होगा वो आपको करना ही रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एंशिएंट और मेडाइवल की। ये मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी 1 जून से। ठीक है, स्पेक्ट्रम, जब आप एंशिएंट और मेडाइवल की जो एनसीईआरटीज हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे, आप मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक, अभी टाइम की बात करेंगे कि इकोनॉमी में आपको कितना टाइम देना है। स्पेक्ट्रम नोट्स हैं। ठीक है, वो खुद एक आईपीएस जो सर है उनके नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो स्पेक्ट्रम है ना वो आपकी नोट्स फॉर्मेट में किताब है। ठीक, फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर 800 पन्ने की बुक है स्पेक्ट्रम, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर नितिन सिंघानिया से भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ेंगे, जो मैं आपको कराऊंगी खुद। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आपका फोकस होना चाहिए, लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म।
जो सेक्ट्स दे रखे हैं उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो भी बहुत मोटी बुक है, नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, ठीक है। फॉर दिस एनसीईआरटी 11th क्लास 12th की आप इसमें से 15 to 20 डेज दे सकते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपके 15 to 20 डेज लगेंगे, किसी में आपको 15 डेज में खत्म हो सकता है, किसी में आपको 30 डेज भी एक्सटेंड हो सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में आपको एंशियंट मेडाइवल, ठीक है, एंशियंट पे क्योंकि ज़्यादा फोकस है तो एंशियंट भी आपको कवर करना है, कुछ भी पूछता है यार वो एंशियंट से, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रम टाइम लगेगा आपको करने में। सितंबर तक तो मैं खुद आपकी जो एनसीईआरटीज है, स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, एवरीथिंग मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। 1 जून से एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो ये अगस्त सितंबर तक जाएगा मतलब मेरा, ठीक है। बट अगर उससे पहले हो जाता है देन इट्स गुड, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको लगेगा 30 डेज, हिस्ट्री कवर करने में आपको टाइम लगेगा, 30 डेज लगेगा। फिर ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाना है। क्लास 11th की जो 2 एनसीईआरटी हैं, एक है इंडिया इन्वायरमेंट की और एक फिजिकल एनवायरमेंट की, दोनों एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, दैट्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो 2 बुक है ना, इंडिया फिजिकल वाली और जो इंडिया इन्वायरमेंट और फिजिकल एनवायरमेंट वाली, इंडिया में तो आपकी सारी चीज़ें इंडिया बारे में दे रखी हैं, फिजिकल एनवायरमेंट में बात कर रखी है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ओशन करेंट्स के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, इन ईच एंड एवरीथिंग। फिर आपको चाहिए एक किताब जिसे हम बोलते हैं एटलस, मतलब मैपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही, इसमें भी आपको 25 डेज अप्रॉक्स लग जाएगा, ठीक है। किसी में आपको 20 दिन लग सकता है, किसी में 30 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, आपका इंटरेस्ट क्या है। बट यार स्टार्ट करना मैं बोलूंगी ना आपको, अगर आप जून से स्टार्ट करो तो पॉलिटी से स्टार्ट कर देना, मजा आता है पॉलिटी पढ़ने में। अगर आप पॉलिटी के बाद इकोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी आप 3rd नंबर पे भी रख सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। पर मैं अपना सजेशन दूंगी तो पॉलिटी से स्टार्ट करना, फिर इकोनॉमी पे जाना, फिर हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी पे जाना, ठीक है। इससे आपका मतलब काफी ज्यादा बेस बन जाएगा, ठीक। फिर मैं बात कर रही हूँ कि आपको साथ साथ क्या करना है, आपको प्रीलिम्स के 20 to 25 ईयर्स तक के PYQ सॉल्व करने, तो वही मैं बता रही हूँ, सॉल्व करने तो सिर्फ आपको उस ऑप्शन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, तो 3 और ऑप्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन मेंस, देखो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप कल से जाकर के आंसर लिखने लगो, क्योंकि आप नहीं लिख पाओगे, मुझे भी पता है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ना पहले पॉलिटी कवर कर लो, ठीक है, उसके बाद आपका जब कुछ बेस बन जाएगा तब आप जाकर के कुछ आंसर लिखना स्टार्ट कर पाओगे। मुझे पता है कि आपका पहला आंसर बहुत ही बेकार होगा, बट आप उससे कुछ सीख लोगे, हर दिन आप एक बेटर आंसर लिखोगे, ठीक है। 5 to 8 ईयर्स तक के, आप 10 ईयर्स तक के भी जा सकते हो, जो भी PYQs है उनको सॉल्व करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप सेकेंड फेज में आएंगे, ठीक है। डेली आंसर लिखने की कोशिश करो, पहले पर पॉलिटी पढ़ लो, अभी तक आपको कुछ आता है नहीं, आप आंसर लिखने आ गए तो क्या लिखोगे, अपनी जीवन का था, ठीक है। फिर करंट अफेयर में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगी, आप एक A4 पेज ले लो या डायरीज बना लो, आपके पास 1 साल है, वीडियो एनालिसिस देख लो, लाइक वो 45 मिनट्स तक में पूरा न्यूज़पेपर कवर करा देते हैं, एंड आपको पर्टिकुलरली कौन से GS पेपर से रिलेटेड है, कौन से फर्स्ट पेपर से, एवरीथिंग करके आपको बता देते हैं। तो आप चाहो तो वीडियो एनालिसिस देख सकते हो, और अगर आपसे वो भी नहीं होता है ना, उसमें भी आप बहुत वो हो तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर के, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो समरी डाल देते हैं ना 1 पेज में या 2 पेज में, उसको जाकर के देख लेना, बट डेली करना, नहीं तो आपके सर पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। जब आप एंड तक जाओगे तो करंट अफेयर आपको नहीं समझ आएगा। ऐसे क्या है, आपके पास एक सेटअप हो जाएगा, एक बुकलेट का, छोटी सी आप नोटबुक बना लोगे, उसमें आपके पास करंट अफेयर्स का काफी अच्छा कंपाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक हो सकता है मैगजीन से भी बेटर कंपाइलेशन हो जाए आपका। फ्लो चार्ट्स में हमेशा बनाना मैंने पहले ही बता दिया। फिर आप मैगजीन भी रेफर कर सकते हो, एंड ऑफ द मंथ चाहे विजन IAS की ले लो, इनसाइट IAS की ले लो, दृष्टि की ले लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। विजन IAS की ले लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप मंथली मैगजीन रेफर करना स्टार्ट कर दो, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर करा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये करोगे डेली अगस्त तक, ठीक है। अपने अगस्त तक आप ये समझो आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, विद द एनसीईआरटीज, विद रेफरेंस बुक, विद करंट अफेयर इन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। 3 महीने, क्या पता आपको सितंबर तक टाइम लग जाए, मैं नहीं बोल रही हूँ आपका 3 महीने में खत्म हो जाएगा, क्या पता आप एक्सटेंड कर दो इसे सितंबर तक, या फिर हाफ 15 डेज सितंबर तक, तो आप आगे करके ना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 मंथ्स का टाइम दिया, तो आप यहाँ पे 3.5 मंथ्स कर लेना, ठीक है। 3.5 मंथ्स कर लेना, ठीक है। फेज 2 में अगर हम बात करते हैं तो सितंबर टू दिसंबर हमारा 4 मंथ्स का जो टाइम है वो फेज 2 को डेडिकेटेड रहता है। फेज 2 में देखो आप सेटअप हो जाओगे, आप 10 आवर्स तक स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपने 3-3.5 महीने जो है बैठे हैं, आप 6-7-8 घंटे आपने पढ़ाई करी है, हर दिन करिए। हर दिन आपको 15-16 घंटे नहीं पढ़ना है, आप 6 to 8 आवर्स है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका फोकस रहेगा आपके ऑप्शनल पे। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप पहले ही फेज में ऑप्शनल पढ़ लो, नहीं,
जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे तभी तो अपना डिसाइड कर पाओगे ऑप्शनल। जब आपको कुछ भी नहीं पता, कोई भी टॉपर ने रैंडमली बोल दिया कि उसके इतने मार्क्स आए हैं एंड आपने जाकर के वही ऑप्शनल ले लिया, बट आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है। जब आप ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे तब आपको अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी एबिलिटी है वो समझ आ जाएगी कि पॉलिटी में इंटरेस्ट है आपका, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, तब आप अपना ऑप्शनल अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज के बाद ही अपना ऑप्शनल डिसाइड करना। ठीक है, ऑप्शनल पढ़ेंगे हम ये 4 महीनों में और मेंस की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आईएफएस वाला पेपर भी साथ में होता है, तो इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 15 दिन दे लेना यार इन्वायरमेंट को। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना, शंकर आईएएस से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो करना, ये मैं खुद कराऊंगी। ठीक है, इन्वायरमेंट के शंकर आईएएस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं खुद कराने वाली हूँ यहाँ पे। अब बस क्या बुक रखनी है आपको अपने पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं आपको, शॉर्टकट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाना है, फूड चेन, फूड वेब, सारी चीज़ें आपको खुद बनानी है। तब आपको समझ आता है कि क्यों किसी और के नोट से कॉपी नहीं करना है, सिर्फ अपनी चीज़ खुद बनानी है। अपनी चीज़ें आप खुद बनाते हो, आपको ज़्यादा दिन तक रिमेंबर रहती है, वो चीज़ याद रहती है। फिर साइंस एंड टेक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 15-15 दिन का टाइम दिया है मैंने इसमें। 1 महीने में जो है आपका इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा पूरी तरह। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बुक है ना, आप वो रेफर कर सकते हो साइंस एंड टेक के लिए। करंट अफेयर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इन दोनों ही टॉपिक्स में, चाहे आप इन्वायरमेंट कर रहे हो, चाहे आप साइंस एंड टेक कर रहे हो। करंट अफेयर इज बेसिक। ठीक है, अब आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ोगे। ठीक है, दिसंबर तक आप न्यूज़पेपर पढ़ना डेली। ठीक है, दिसंबर तक न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके बाद आप चाहो तो मंथली मैगजीन पर शिफ्ट कर सकते हो, पर दिसंबर तक ट्राई करना कि डेली वीडियो एनालिसिस देखो, डेली न्यूज़पेपर के नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, फिर आप मंथली मैगजीन पर जा सकते हो। मेंस 365 की जो इस साल वाली जो बुक आई होगी ना, अगस्त में देखो मेंस है, तो जो बुक आई होगी उसको भी रेफर कर सकते हो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 साल का करंट अफेयर पूछे, क्या पता 2 साल का पूछ ले। ठीक है, तो क्योंकि आपका फोकस मेंस पे है तो आप मेंस 365 जो विजन आईएएस की बुक होती है उसको भी रेफर कर सकते हो। ऑप्शनल आपको हर दिन पढ़ना है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपको ऑप्शनल कवर करना है, क्योंकि आपके पास यही 3 साढ़े 3 4 महीने हैं जिसमें आपको ऑप्शनल पढ़ना है। क्योंकि दिसंबर के बाद मतलब जनवरी में आप ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। ठीक है, फिर 1 महीने में देखो 4 महीने का टाइम है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। 1 महीने में आपको GS4 जैसे कि एथिक्स हो गया, लेक्सिकॉन मतलब जो बुक होती है एथिक्स की काफ़ी अच्छी बुक होती है, वो कंप्लीट कर लेना है आपको। हम सिर्फ ये क्या सोच के चले कि हमें प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, हम तो मेंस तक, इंटरव्यू तक सोच के जा रहे हैं ना। अब इंटरव्यू का कोड भी डिसाइड करके रखो, इंटरव्यू की साड़ी भी आप डिसाइड करके रखो। ठीक है, तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस स्टडी जो आप न्यूज़पेपर में आप देख रहे होगे, ऐसा केस हो गया तो खुद को उस जगह पे रख करके देखो, अगर मैं इस जगह की डीएम होता, मैं कैसे सॉल्व करता ये केस को। आईपीएस होती तो कैसे करती है केस को सॉल्व, कोई दंगे हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, फिर आईआर जो इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ो। ठीक है, 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ो, इंटरेस्ट डेवलप करो। कहीं पे डिजास्टर हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, रिलीफ चाहिए, कैसे करोगे आप। ठीक है, ऐसे वगैरह लिखने की कोशिश करो। ऐसे में क्या, पीवाईक्यू का कोई भी टॉपिक उठा लो और वीकली मतलब हर हफ्ते में एक ऐसे तो लिख डालो। ठीक है, हर हफ्ते में एक ऐसे लिख डालो। ठीक है, चाहे संडे बना लो आपके, हर संडे आपको जो है एक ऐसे लिखना है। भाई 3 घंटे लगेंगे हमें एक ऐसे लिखने के लिए, सॉरी, हर संडे को आपने सोच लिया है कि चाय पीने के बाद मुझे एक ऐसे लिखना है, तो मस्त चाय पी, दिमाग भी ताज़ा है, एकदम तरोताज़ा, हर संडे को एक ऐसे लिखना है। आपने 2 घंटे का टाइमर लगा लिया, अलार्म लगा लिया, कुछ भी 2 घंटे बाद आपने जितना लिख पाया उसको चेक करो। ठीक है, उसको चेक करो। दिसंबर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर आपका एंड हो जाएगा और दिसंबर के एंड तक आपने कितना 80% सिलेबस खत्म हो गया है आपका, चाहे एथिक्स हो, ऑप्शनल हो, इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब आपने खत्म कर लिया। करंट अफेयर आपका दिसंबर तक का तैयार है, आपके पास बुकलेट बना रखी है आपने। करंट अफेयर मैगजीन से भी आपने एक पेजेस नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, मैगजीन से बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है एक पेज में, क्योंकि स्टोरी आपको पता है बिहाइंड की। थर्ड फेज में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज। जनवरी से मई का टाइम है, इसमें हमें करना है रिविजन। और रिविजन किस ओरिएंटेड होकर के, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के रिवाइज। अब सीसैट पे भी ये जो 3 महीने का टाइम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब जो 4 महीने का टाइम है, देखो कुछ बच्चों का ना ये एक्सटेंड हो जाएगा, दिसंबर से आप जनवरी तक भी जा सकते हो, बट जनवरी से ज़्यादा आपको आगे नहीं ले जाना है। अपने या अप्रैल तक आप ऑप्शनली पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जनवरी से या जनवरी एंड से आप हो जाओगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड और पढ़ने लगोगे अपना सीसैट साथ में साथ। ठीक है, सीसैट आपको स्टार्ट कर देना, क्योंकि भाई सीसैट में तो क्वालिफाई करना है, 66 प्लस मार्क्स लाना है आपको 200 में से। तो आपका जो भी इसमें आप स्ट्रॉन्ग कर सको, 2 चीज़ें तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, चाहे रीजनिंग, या फिर मैथ्स और रीजनिंग। जैसा भी आपका बैकग्राउंड है, अगर मैथ्स नहीं आती तो भाई रीजनिंग करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, कुछ तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए आपका। ठीक है, और रिवाइज हमेशा करोगे प्रीलिम्स और स्पेसिफिक, प्रीलिम्स ओरिएंटेड।
ठीक है। आप चाहो तो क्विज लगा सकते हो, कोई बुकलेट खरीद के ला सकते हो जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हों, ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है अभी तक, ठीक है। मई में अगर आपका एग्जाम है तो आपको अप्रैल तक का करंट अफेयर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनवरी तक का, नहीं, जनवरी तक न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली पढ़ो, बट जनवरी में क्या करो, बट जनवरी के बाद मंथली मैगजीन ले लो, जनवरी फरवरी, जैन प्लस फेब प्लस मार्च तक की, और अप्रैल की जो है मंथली मैगजीन से कवर कर लो, या यूट्यूब पे कोई एनालिसिस देख के शॉर्ट नोट्स। अपना नोट्स आपके पास हमेशा तैयार होना चाहिए हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो यही थी, आप फिर पहुंच जाओगे मई में। 24 मई को आपका प्रीलिम्स है। उससे पहले भी एक दिन हम लोग बात करेंगे, और मैं आपको बताऊं जो एनसीईआरटी सीरीज में कराऊंगी, तो प्रीलिम्स से पहले मैं आपका मैराथन सेशंस लूंगी, ठीक है। मैराथन सेशंस करंट अफेयर से इंटीग्रेटेड बना करके, ठीक है। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर प्लस रेफरेंस बुक हर चीज से करा करके मैं आपका मैराथन करा दूंगी 15-20 दिन पहले प्रीलिम्स का। किस किस सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, ठीक है, विद मैपिंग प्लेसेस इन न्यूज एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, इस तरीके से अपनी चीज़ों को स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजाइज करो, एंड आप पहुंच जाओगे यार। प्रीलिम्स तक आप देखो पहुंच ही चुके हो, बस प्रीलिम्स आपको देना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाओ, ये मत सोचो कि अटेम्प्ट दूं नहीं दूं, बट अगर सोच लिया है, ठीक है, तो देना है। फिर अटेम्प्ट देना है तो फिर मेहनत करनी है, और मेहनत स्ट्रैटेजी फॉर्मेट में करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगी। किसी भी टॉपर के इंटरव्यू से, किसी भी चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं। कोई बोलता है मैं 15-15 घंटे पढ़ती थी, यार कैसे पढ़ सकते हो, मतलब एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट ठीक है, आप डेली पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आप डेली पढ़ो। बाकी के घंटे आप सो मौज करो, रिवाइज करो, गाने सुनो, सोशल मीडिया चलाओ, कुछ भी करो, बट 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। जब आप ऑप्शनल करने लगोगे ना, सेकंड फेज में जब आप ऑप्शनल में पहुंचोगे, तो क्या पता आपको 10 आवर्स करने पड़े, 8 से आपको 2 घंटे और बढ़ाने पड़े, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी तैयार करना है अपना। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को, अपना जो ईयर है उसको स्ट्रैटेजाइज करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे जरूर देकर के जाइएगा। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।